संसद का सत्र शुरू हो रहा है, से पहले और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो, और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं, और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है, और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए, और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अभी लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद का सत्र शुरू होगा, मॉनसून सत्र। उससे पहले प्रधानमंत्री जब संसद भवन पहुंचे हैं तो उससे पहले वो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने शुरुआत यहां से की कि आप लोग ने वैक्सीन का डोज ले लिया होगा। तो संसद पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद पहुंचने के साथ ही अब से कुछ देर बाद यानी कि ठीक 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। आज से सत्र चलेगा और ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो विपक्ष के पास कई अहम मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन का मुद्दा है, तीसरी तरफ अगर देखें तो कई पेट्रोल डीजल से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हंगामा करेगा। तो संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। इस बार कई मुद्दे ऐसे होंगे जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा रहेगा, जैसे कोरोना, पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून और चीन सीमा विवाद। हाल में मोदी कैबिनेट में नए मंत्री शामिल हुए हैं। इस बार उन्हें विपक्ष के हमले झेलने होंगे। सरकार को पहले से ही सत्र के हंगामे भरा होने का अंदेशा था, इसीलिए उसने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को साधने की कोशिश की थी। तो आज से यह सत्र शुरू हो रहा है, 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रहेगा। विपक्ष कोशिश करेगा कि काम रोका जाए और अपना जो हंगामा है यानी कि अपना जो आक्रोश है उसको मुस्तैदी के साथ रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को कई अहम बिल पास कराने हैं और ऐसे में अहम बिलों को पास कराने के लिए सरकार ये चाहेगी कि इसी हंगामे के बीच में तेजी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ा जाए। फिलहाल देखना होगा स्थिति क्या होगी। ठीक 11 बजे अब से कुछ ही मिनटों बाद ये सत्र शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं संसद भवन। संसद भवन उनके साथ जो मौजूद होंगे संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो लोग मौजूद होंगे वो नया मंत्रिमंडल होगा। आपको बता दें कि वो नया मंत्रिमंडल नए डेजिग्नेशन के साथ वहां पर मौजूद होगा और इसको आज से शुरू किया जा रहा है। तो मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मानसून सत्र में कई अहम बिल हैं। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं जिनके साथ हम डिस्कशन करेंगे आज के इस मुद्दे पर कि क्या संसद का सत्र होगा। देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, आपका स्वागत है देवेंद्र। दूसरी तरफ दिलीप हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है। सबसे पहले मैं आपसे देवेंद्र समझने की कोशिश करना चाहता हूं स्वागत के साथ कि क्या आज के मॉनसून सत्र में जब आप लोग संसद में मौजूद रहेंगे और आने वाले कुछ दिनों तक, अगले जब तक ये सत्र चलेगा, क्या एक तरफ सरकार के काम को आप आगे बढ़ने देंगे या दूसरी तरफ आप ये चाहेंगे कि काम बाद में, पहले आप हमारे महंगाई, बेरोजगारी, जो आपके तमाम मुद्दे हैं जिस पर आप हंगामा करेंगे, उनका जवाब दीजिए। देखिए तुषार जी, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की एक सबसे जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है जो हमेशा देश के विकास और देश के नागरिकों के सुख, समृद्धि, शांति, सौहार्द, अमन, चैन के लिए हमेशा कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 1.25 साल से जब से कोरोना महामारी इस देश में आया है, लगातार कांग्रेस के हमारे लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमेशा सरकार को, मोदी सरकार को हर समस्या से पहले उनको चेताने का काम किया है। मगर दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार अपनी हठधर्मिता, अपनी तानाशाही, अपनी जनता विरोधी जो उसकी मानसिकता है उस पर कायम रही है। और पहली बार इस देश की आज़ादी के बाद ये मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है जो विपक्ष को दरकिनार करके देश के, चाहे वो हमारे मीडिया के भाई बंधु हों, चाहे वो देश के इंटेलेक्चुअल्स हों, वैज्ञानिक हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, नेता हों, सबके बातों को दरकिनार करके, क्योंकि अपनी जो मानसिकता, जो आरएसएस पोषित जो मानसिकता है उसके तहत देश को चलाना चाहते हैं। ठीक है।
कांग्रेस का कभी हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं रहा है। कांग्रेस लोकप्रिय और एक देवेंद्र प्रताप जी, संवैधानिक मेरा बहुत तरीके शॉर्ट से में आपसे सवाल है और शॉर्ट में मैं जवाब लोकतांत्रिक चाहूंगा, मूल्यों शॉर्ट में मर्यादों थोड़ा के जवाब तहत चाहूंगा। मैं शॉर्ट में थोड़ा जवाब देश- चाहूंगा कि इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान आपके पास मुद्दे कई सारे हैं। आप महंगाई के मुद्दे पर घेर सकते हैं, आप बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर सकते हैं, आप किसानों के मुद्दे पर घेर सकते हैं। राकेश टिकैत तो वैसे भी कह चुके हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो हमारे आवाज को संसद के अंदर उठाएंगे और संसद के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा आपके पास पेट्रोल डीजल का मुद्दा होगा। मुझे यह बताइए कि इन तमाम मुद्दों के साथ क्या आप इस पूरे सत्र में आक्रोशित हंगामेदार सत्र को रखेंगे या नहीं? देखिए तुषार जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो मुद्दे देश के लोक कल्याण के हैं, जन कल्याण के लिए हैं, और जो समस्याएं देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो कोरोना महामारी से असामयिक मृत्युओं का प्रश्न हो, चाहे वैक्सीनेशन की कमी की मुद्दा हो, और चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोलियम पदार्थों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, और जो देश को जो हालात में लाके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो आर्थिक यानी कि आप सत्र के अंदर इन सारी आवाजों को उठाएंगे, क्योंकि ये कोई पहला सत्र तो है नहीं। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कांग्रेस सत्र में मौजूद रहती है, तमाम मुद्दों को उठाती है और उसको फिर मुखर होकर आगे आती है। ठीक है, ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूं, क्योंकि बहुत देर से आप बीजेपी को लेकर सवाल उठा रहे हैं ना, तो बीजेपी जवाब देगी। ठीक है, मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। मनोज जी, स्वागत आपका। थोड़ा चर्चा में देर से जुड़े, लेकिन आप देवेंद्र प्रताप सिंह को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था। हेलो मनोज यादव, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी, माफी चाहूंगा समाजवादी पार्टी से। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे देवेंद्र प्रताप सिंह को, क्योंकि समाजवादी पार्टी की भी कहीं ना कहीं विपक्ष में होने के नाते लय इसी के साथ मिलती होगी, और लय मिलने के साथ ही साथ क्या आप सब मिलकर संसद में इस तरीके से हंगामा करेंगे, या फिर आपकी और उनकी लय एक साथ है? देखिए, जब सरकारें हिटलर शाही के रवैये को अपना लें तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी विपक्ष को, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कोई भी राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठा है, ये उसकी जिम्मेदारी कि अगर सरकार खामोशी से बात नहीं सुन रही है तो उसको हंगामा भी करना चाहिए। वो संसद में हो और फिर चाहे सड़क पे हो, आंदोलन के रूप में हो, और या वो लोग जो मूक बधिर बन गए हैं, जिनको ये नहीं एहसास है कि देश में चल क्या रहा है, तो निश्चित तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी। सरकारें क्यों चुनी जाती हैं तुषार जी? लोक कल्याणकारी कामों के लिए चुनी जाती हैं। तो क्या मौजूदा जो परिदृश्य बना हुआ है देश में, क्या उसमें ऐसा इंगित हो रहा है कि वहां पे सब कुछ ऑल इज वेल है? क्या रोजगार पूरे देश में लोगों को मिल पा रहा है? चलो, कितना मिल पा रहा है यही बता देंगे, और अगर नहीं बता पाएंगे तो कितने लोगों को नहीं मिल पा रहा है उसके आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे। सरकार को तो प्रस्तुत करना है, ना तो तुषार जी प्रस्तुत करेंगे, उससे कुछ होने वाला, ना समाजवादी पार्टी से कुछ होने वाला। सरकार को ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। जो महंगाई डायन हुआ करती थी 2014 से पहले, वो कैसे क्या खास हो गई बीजेपी की कि वो देश हित की महंगाई हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के तमाम सारे जानने वाले लोग कहते हैं कि कोरोना काल में हम महंगाई के दम पे देश चला रहे हैं। क्या गजब का लॉजिक है? तो 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी आपकी क्या मतलब किसी बाजार में नीलाम होने चली गई क्या? वो सारा पैसा कहां चला गया जो देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बना रहा था? और डंका बज रहा था पूरे विश्व में कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम विश्वगुरु बन चुके हैं। तो कहां है विश्वगुरु? और विश्वगुरु को अगर बने होंगे तो निश्चित तौर उसमें कोई प्रतिफल मिला होगा। ठीक है मनोज, जी बिल्कुल। मैं आ रहा हूं, महामेधा भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, क्योंकि बहुत देर से ये पूरा पैनल इंतजार कर रहा था कि कोई बीजेपी से प्रवक्ता आकर इसका जवाब दें। महामेधा, पहले तो आपका स्वागत। उसी के साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, इस वक्त का चलन कुछ ऐसा है कि मुद्दे आपके खिलाफत में बहुत सारे हैं। महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, और ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें इस वक्त विपक्ष की आवाज हो या आम जनता की आवाज एक लय में नजर आती है। अब सत्र आपको चलाना है, 23 आपके बिल ऐसे हैं जिनको आपको पास कराना है,
और ये विपक्ष की पूरी भूमिका इस सत्र के दौरान रहेगी कि उनकी आवाज को पहले सुना जाए, कामकाज बाद में किया जाए। अब कैसे मैनेज करेंगे, जरा इसका सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो नमस्कार भैया, और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि डिबेट होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही क्लियरली साफ शब्दों में इस बात को कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करें, उसके लिए एक हेल्दी डिबेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी सत्र होता है उसको तो किसी मद्देनजर रखा जाता है कि आने वाला कंट्री का जो हमारा फ्यूचर है उसको हम अच्छे से एक व्यापक तरीके से प्लान कर सके, और अगर उसको हमको प्लान करना है तो एक हेल्दी डिबेट, ऐसा डिस्कोर्स हमको सत्र के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और उसके लिए ओपन इन्विटेशन प्राइम मिनिस्टर ने सभी एमपीज को दिया है कि आप वहां पर बैठे और एक हेल्दी डिस्कशन करें। अगर सर हम जिस तरीके से अभी हम डिबेट के अंदर बहस करें, उसी तरीके से अगर हम सत्र के अंदर भी इंटरप्शन करेंगे, एक दूसरे की बात काटेंगे, बोलने नहीं दिया जाएगा, सत्र को प्रॉपर चलाने नहीं दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सत्र प्रॉपरली चल पाएगा। ऑफकोर्स बहुत सारे मुद्दे हैं और उसके ऊपर मतलब आप कह रही हैं कि आप उन तमाम मुद्दों पर, यानी कि आप ये कह रही हैं कि सरकार उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार होगी, हंगामा मत कीजिए, आप आराम से आइए, बात कीजिए, हम मुद्दों पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं, अभी राजनीतिक विश्लेषक से भी समझूंगा इस बात को, दिलीप साहब से, कि ये कितना आसान होगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक बार देवेंद्र साहब आपसे और मनोज आपसे, दोनों से ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या हंगामे की जद में आते हुए ये तमाम मुद्दे उठेंगे या फिर ये शांति से भी बात हो सकती है इन सारे मुद्दों पर? देवेंद्र पहले आपसे। देखिए, लगता है देवेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया। मनोज, मेरा सवाल यही आपसे भी है। देखिए तुषार जी, निश्चित तौर पे सरकार को सुनना चाहिए और विपक्ष को सुनाना चाहिए। इस रीति से, बिल्कुल, इस चलन से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। बिल्कुल, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। जब विपक्ष ये सवाल उठाता है इसी सदन में, कहता है कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो सरकार के आंकड़े क्या आते हैं? क्या आंकड़े आते हैं? सरकार क्या बताती है कि कोई ऑटो चला रहा है, गाड़ियां बिकी हैं, कोई कह रहा हम स्कूल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। ये सब तो ऑटोमोबाइल वाली चीजें हैं। हम कह रहे सरकार ने नया क्या किया? क्या इससे पहले देश के इतिहास में गाड़ियां नहीं बिकती थी? क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलता था? सरकार ने नया सृजित क्या किया? अगर सरकार अपनी जवाबदेही जो जनता के प्रति, विपक्ष के प्रति है, उसको अगर सुदृढ़ करेगी या सुनिश्चित तरीके से बताएगी, एक जो तरीका है संवैधानिक, एक जो जिस सारे समय से काम होता आया उस तरीके से बताएगी, तो हम सुनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो ठीक है, दिलीप यशवर्धन काफी देर से सुन भी रहे हैं और काफी देर से वो कहने की कोशिश भी कर रहे हैं। दिलीप साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि ये मॉनसून सत्र है या ये सरकार के लिए मुश्किल का सत्र है? तुषार जी, ये मानसून सत्र है और जिस तरीके से मानसून की स्थिति पूरे देश में है, कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं कम हो रही है, लखनऊ में बिल्कुल नहीं हो रही है। मानसून सत्र भी ऐसे ही होने वाला है। कुछ बड़े तीखे प्रहार विपक्ष की तरफ से आने वाले हैं, जिसमें कोरोना, किसान, कमाई, महंगाई, ये मुख्य मुद्दा होगा बहस का, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे मुद्दे, जैसे कोरोना एक टाइम बिंग फेज है, ये 2 साल पहले आया है, 1-2 साल में चला जाएगा, हम ये मान के चलते हैं, और इसके लिए जनता की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। किसानों का मुद्दा बहुत अहम है। कमाई और महंगाई, ये दोनों मुद्दे बहुत अहम है, क्योंकि इस वर्तमान काल में लोगों की कमाई घटी है और महंगाई बढ़ी है। बड़ा इनवर्स रिलेशन चल रहा है। एक प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है कि कमाई बढ़े, महंगाई बढ़े तो सबकी तरक्की होती है, लेकिन कमाई घटे और महंगाई बढ़े तो ये इनवर्स रिलेशन ना तो आदमी के लिए अच्छा होता है, ना ही देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो रेगुलर मुद्दे हैं, पाकिस्तान है, नए कानून है, एनआरसी है, सीए है, सब पे मुद्दा होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है तुषार जी कि विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा हक है और शासन की जिम्मेदारी है कि वो उसको सुने, लेकिन दोनों ही तरफ से तार्किक तंग होने चाहिए। विपक्ष भी अपनी बात को जब कहता है सर राजनीतिक मुद्दा बनाकर कहता है, एक तार्किक तरीके से नहीं कहता है, सिर्फ बात को कहता है, तथ्यों के मद्देनजर नहीं रखता है। और शासन भी जब सत्ता भी इसका जवाब देती है तो वो भी राजनीतिक एंगल से ही जवाब देती है, तथ्यों को रखते हुए भी जवाब नहीं देती है। जो मेन चीज है आज के सेशन की जो शुरू होने जा रही है, उसमें कुछ अहम मुद्दे, जो कुछ अहम बिल, अमेंडमेंट बिल ज्यादा है, जैसे 30 बिलों का आपने जिक्र किया, जिसमें से 6 ऑलरेडी प्रपोज हो चुके हैं, 17 आज प्रपोज होने हैं, जिसमें से व्यापारियों के मद्देनजर तो सबसे अच्छा LLP अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें 12 ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए प्रपोज किया जाएगा। ये व्यापारियों की नजर से बहुत अच्छी चीज है। इसी तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में अमेंडमेंट लाया जा, ये भी बहुत अच्छा है। पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी बिल अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसको पेंशनर फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल
ये जो देश के पेंशन धारक लोग हैं उनके लिए एक अच्छी स्कीम एनपीएस और पीएफआरडीए को सेपरेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो लाया जा रहा है ये अच्छा अमेंडमेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा फोकस करेगी, जो वो अच्छा दिलीप साहब, रेगुलेटरी के साथ होगा तो बहुत अच्छा होगा। दिलीप साहब, किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनकी तरफ से एक बात कही गई कि देखिए संसद तक तो हम मार्च करने की बात कर ही रहे हैं, हम संसद के आगे प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन संसद के अंदर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां होंगी विपक्ष में भूमिका अदा करेंगी, उनसे हमारी बात हो गई है, वो हमारी आवाज को अंदर उठाएंगी। तो क्या हम ये मानकर चलें कि किसान आंदोलन इस पूरे सत्र के दौरान, और महंगाई और कमाई का जिसका जिक्र आपने किया, ये आज पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक ये मुद्दा हर दिन सुनने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि हंगामे की आड़ में बिल पास करा लिए जाते हैं। ये मुद्दा बिल्कुल रहेगा तुषार जी, लेकिन किसान आंदोलन पर हमेशा मैंने एक सवाल खड़ा किया है कि किसानों को किसान बिलों से लेकर के एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है ये किसानों ने आज तक नहीं बताया। हो सकता है बिल में कुछ कमियां, पूरा कानून गलत नहीं हो सकता, मैं आज भी कहता हूं, मैंने हमेशा कहा है, लेकिन उन बिलों में कमी क्या है, इस कमी के साथ किसान नेता कभी भी सामने नहीं आए और न ही विपक्ष ने इस बात को कानूनी तौर पे रखने की कोशिश करी है। राजनीतिक तौर पर विपक्ष इसको बहुत मजबूती से रखना चाह रहा है, रखा है और इस सेशन में भी रखेगा। ये 2300 दिन का जो सेशन चलेगा, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और हंगामे के मद्देनजर ये मुद्दा रखा जाएगा, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं ये भी बता दूं, इस सेशन में पूरे सेशन में सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इस मुद्दे को पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर दिया गया है और जब कोई चीज पूर्णतः राजनीतिकरण से प्रेरित होता है तो उसका हल संसद में नहीं निकलता है, वो जब तक। ठीक है देवेंद्र साहब, अगर देखें कांग्रेस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर विपक्ष की भूमिका आपको निभाना है तो आप संसद के अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाइए। आपके किन किन पार्टीज के साथ तालमेल है कि आप उन पार्टीज के साथ, यूपीए तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा तमाम जो दूसरी पार्टीज हैं, क्योंकि देखिए विरोध हर कोई करना चाहता है, तो आप सब एक आवाज में बुलंद हैं क्या? देखिए तुषार भाई, इस मानसून सत्र में हिंदुस्तान की संसद में कांग्रेस एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है और कांग्रेस का प्रयास हमेशा रहा है कि समस्त विपक्षी दलों को साथ लेकर के जो है मुद्दों को उठाया जाए और ये कांग्रेस का प्रयास रहेगा। हाँ, जो मुद्दे इस समय देश के बड़े मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा, किसान पिछले 1 साल से आंदोलित है, बहुत सारे किसानों की मृत्यु हो चुकी है, कोरोना में असामयिक लाखों लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वैक्सीन जनता को नहीं मिल रही है, बेरोजगारी चरम पे, महंगाई चरम पे है, पेट्रोलियम पदार्थों के जो है मूल्य आसमान छू रहे हैं, लोगों की त्राह त्राह है, 2 जून की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार केवल जो है अपने मन की बात सुनाती है और जनता के मन की बात नहीं सुनती है। तो इन सारे मुद्दे को कांग्रेस पार्टी पूरी जोश खरोश के साथ, पूरी दमदारी के साथ, पूरे शानदार, जानदार, धारदार तरीके से उठाएगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस की और विपक्ष की मेघा कुछ बोलना चाहती है, महामेधा कुछ बोलना चाहती है। देवेंद्र साहब, बीजेपी की बात को सुनना, महामेधा आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, मेरा सवाल भी एक सुन लीजिए, उसके बाद उसका भी जवाब दे दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि डीजल पेट्रोल के दाम कोई पहली मर्तबा तो बढ़े नहीं है, महंगाई तो पहले भी होती थी जब आप विपक्ष की भूमिका में थे, और तब आप हंगामे को लेकर कहिए या अपनी आवाज मुखर करना, आप जो भी शब्द ठीक समझे, आप संसद के अंदर उस आवाज को उठाते थे और वहां पर आप सरकार तब कांग्रेस की थी उसको घेरते थे, यूपीए की सरकार को घेरते थे। आज यूपीए आपको घेरेगा, आज तमाम विपक्षी पार्टियां आपको घेरेंगी, तो क्या जवाब आपके पास तैयार है? पहले से दोनों सवालों का जवाब दीजिए, बाकी जो आप बोलना चाहती हैं वो बोलिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हमारे कांग्रेस के पैनलिस्ट हमारे साथ में बोल रहे हैं कि इस तरीके से हो हल्ला होता है, 10 चीजें होती हैं और सबसे विपक्ष जो है, सबसे मजबूत विपक्ष अगर सत्ता के अंदर कोई होगा तो वो कांग्रेस होगा। मैं उनको ये कहना चाहूंगी, उनके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी तक एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि मैंने देखा है राहुल गांधी जी को आंखें टिमटिमाते हुए, इशारे करते हुए सत्र के अंदर और उसकी सत्र की गरिमा को, पार्लियामेंट की गरिमा को खंडित करते हुए समय समय पर इशारों से, आंखों से। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जब तक हरकतें हमारे सत्र के दौरान पर होती रहेंगी। सर रुकिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैं बहुत पीसफुली बात कर रही हूँ। सर सुनिए, सर मजाक तो आपने बनाया ना, मजाक तो आपने बनाया पार्लियामेंट का। सर मैं यहाँ पर सर एक सेकंड, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने आपको सर मजाक पहले बात तो सुन लीजिए ना। ठीक है देवेंद्र साहब, आपको बुरा लगा होगा, मैं मानता हूँ। इसका इनको जनता
जवाब देगी। आपको बुरा लगा होगा, लेकिन देखिए उन्होंने कुछ गलत बात भी तो नहीं कही। जो तस्वीरें पहले हो चुकी हैं उन्हीं तस्वीरों को उन्होंने इलेबोरेट किया। देखिए उन्हीं तस्वीरों का उन्होंने रेफरेंस देकर कॉल किया, तो इसमें इतना उग्र होने वाली बात नहीं है। देखिए झूठ नहीं बोला उन्होंने कुछ भी, बात को ना तो इधर से उधर किया है। खैर कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा होगा या फिर इस बात का यहाँ पर रेफरेंस देना गलत होगा, ठीक है, आपके मुताबिक सुन लीजिए पहले उनको, महामेधा जी को सुन लीजिए। देवेंद्र साहब सुनेंगे नहीं। देखिए यही तो सबसे इसी का डर है मुझे, देवेंद्र साहब, इसी बात का डर है मुझे कि कहीं संसद में अपनी अपनी कहने के चक्कर में आम जनता का नुकसान ना हो जाए। कि आप सिर्फ हंगामा करें, हंगामे का समाधान कोई निकला नहीं तो आम जनता को ठगा महसूस करेगी, विपक्ष से भी और पक्ष से भी। आम जनता कहां जाएगी? एक विपक्ष की भूमिका समाधान लाना है, एक विपक्ष की भूमिका सरकार को जगाना है, हंगामा करना नहीं है ना। तो पहले सुन लीजिए महामेधा क्या कह रही है, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। मैं आपके पास भी आ जाऊंगा महामेधा। आप हमारे देश के सबसे देवेंद्र साहब सुनिए पहले देवेंद्र साहब, बातें करना ये देवेंद्र साहब रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, सुन लीजिए पहले देवेंद्र साहब, सुन लीजिए पहले महामेधा। सर मेरा ये कहना है तुषार जी कि जिस प्रकार से इस डिबेट को हमने डीरेल कर दिया, चिल्लम चिल्ली के अंदर महामेधा जी मुद्दों पे बात कीजिए। सर आप चुप हो जाइए, आप एक मिनट शांति से सुनिए। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जिस प्रकार से आप यहाँ चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, आप लोगों का ये बारे में एक आप शब्द बोला तो आप लोगों का ये फिर मुझे बोलना पड़ेगा, फिर आपको नहीं अच्छा लगेगा। आप संसदीय परंपराओं को, संसदीय मूल्यों को, संसदीय आदर्शों का आप पहले अध्ययन कीजिए, अपने अंदर संस्कार लाइए। चाल चरित्र चेहरे के बाद छोड़िए देवेंद्र साहब, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसा क्यों कहा वैसा क्यों कहा, तो आप भी तो चौकीदार के शब्द का इस्तेमाल करते थे। आप कांग्रेस की तरफ से भी तो तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, तब वो मर्यादा कहां जाती थी, तब वो शब्दावली कहां आती थी। तो देखिए सबके दामन में छेद है, सबके दामन में छेद है, सबके दामन में छेद है। आप ये मत बताइए कि देखिए वो पार्टी हमारे ऊपर लांछन लगा रही है, हम तो देखिए सीधे साधे बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। दामन में तो सबके छेद है। ठीक है, पहले बात सुन लीजिए, चर्चा को भटकाने से कुछ नहीं होगा। देखिए चर्चा को भटकाने से कुछ होना नहीं है, चर्चा को मत भटकाइए। यही इसी बात का डर मुझे है कि कहीं ऐसा ना हो सत्र के अंदर आप लोग इतना हंगामा कर दे कि आम आदमी की बात तो उठे ही ना और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाए पूरा सत्र। इससे पहले कई सत्र मैं देख चुका हूं, इससे पहले कई सत्र देश की जनता देख चुकी है, हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, काम कुछ होता नहीं है। फिर सत्र के आखिर में, सत्र खत्म होने के बाद हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ता है कि इतने घंटे बर्बाद कर दिए गए। कौन जिम्मेदार है? नहीं ऐसी बात मत कीजिए ना। 1.5 साल से सारे स्कूल कॉलेज सब ठीक है, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, आप सबको मैं यहाँ पर रोकूंगा, मैं आप सबको यहाँ पर रोकूंगा। इस वक्त हेडलाइंस दिखाने का वक्त हो गया है, हम हेडलाइंस दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। तो संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन अब से कुछ देर बाद होगा शुरू। पेश होंगे 23 अहम बिल, कई मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष। संभल में भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी बस से डग्गा मार बस में मारी टक्कर, हादसे में 7 बारातियों की मौत, 20 घायल। यूपी की नई जनसंख्या नीति पर सुझाव देने का आखिरी दिन, आयोग ने तैयार ड्राफ्ट पर लोगों से आपत्तियों और सुझाव भी मांगे। सीएम योगी ने नई जनसंख्या नीति का किया था ऐलान। यूपी की जनसंख्या नीति पर शायर मुनव्वर के बिगड़े बोल, कहा ज्यादा बच्चे इसलिए जरूरी 2 का एनकाउंटर कर दिया जाता है, एक आध कोरोना और एक आध एक्सीडेंट में मर जाता है। सीएम योगी के 3T फॉर्मूले का कमाल, प्रदेश में 7 जिले हुए कोरोना मुक्त, 47 जिलों में नहीं आया कोरोना का एक भी केस। तो एक बार फिर से डिबेट पे लौटते हैं। देवेंद्र साहब आप कुछ कह रहे थे, पहले आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए, फिर आराम से तसल्ली से एक बार महामेधा को सुन लीजिएगा कि बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहना चाहते हैं। पहले एक देवेंद्र साहब आप अपनी बात को कहिए। तुषार भाई मैं बार बार कहता हूं
कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और बहुत एक जिम्मेदार पार्टी, ये आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है। हमारा हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद नहीं होता है। कांग्रेस का मकसद है हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो साझी विरासत है, सर्वधर्म संभाव है, भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की भावना है, ये देश में बना रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, हिंसा, नफरत की बातें करता है, लोगों को तोड़ने की बात करती है, ये देश की बड़ी समस्या है। और जो समस्याएं देश में आज बनी हुई हैं, इस पर संसद में बहस होगी। इस पर हमें तल्ख लहजे में सुने सरकार तो तल्ख लहजे में सुनाएंगे, और यदि सीधे सुनेंगे तो सीधे सुनाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है ये, और कांग्रेस इसको बखूबी निभाएगी। तुषार भाई, ठीक है, मनोज को भी एक बार मैं सुन ले रहा हूं, फिर महामेधा मैं आपके पास आऊंगा, आप दोनों का जवाब दीजिएगा। मनोज, देखिए, मैं लगातार जो बात आपने कही और जो बात इस देश में और उत्तर भारत में बहुत प्रासंगिक है, वो है किसान का आंदोलन। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इस देश में उस कंपनी का नाम मुझे बता दीजिए जो इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार देती है। अगर इस पैनल में बैठे कोई लोग हो तो मुझे बता सकते हैं उस कंपनी का नाम जो सबसे बड़ा रोजगार, सबसे बड़ी संख्या में रोजगार देती है। तो मेरे हिसाब से जो मैं आप अपना एनालिसिस करता हूं तो वो है क्षेत्र, कंपनी, संगठन, वो सेगमेंट कह लीजिए, वो है कृषि। कृषि इस देश का एक बड़ा अनुपात था, क्योंकि बड़े पैमाने पे कृषि भारत में होती भी है, और एक बड़े पैमाने पे रोजगार जो इस देश के लोगों को मिलता है वो परमानेंट रोजगार नहीं है निश्चित तौर पे, लेकिन वो लगातार हर महीने, हर तीसरे महीने, दूसरे महीने कटाई हो, बुआई हो, निकाई हो, गुड़ाई हो, हर तरीके से अगर वो किसान ही है जो इस देश में सर्वाधिक लोगों को रोटी के बाद नौकरी भी देता है, पैसा भी देता है, वो किसान अगर बैठा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की तो जिम्मेदारी है। विपक्ष से तो कह नहीं रहा ना, विपक्ष से मांग रहा है तो उस सेगमेंट को, एक रिलायंस को, एक अडानी को, एक टाटा को, एक बिरला को, एक जो कहते हैं ना कि ये सारी कंपनियां देश में रोजगार दे रही हैं, लोगों को व्यवस्था बना रही, नौकरी दे रही हैं, लेकिन उनका मेन मकसद मुनाफा कमाना है। फिर हम उनकी बात तो सुनते हैं, लेकिन जो किसान है, जो असंगठित है, जो मैनेज्ड क्षेत्र नहीं है, उस क्षेत्र के लोगों को हम क्या बताते हैं? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये दलाल हैं, ये विपक्ष की षड्यंत्र का हिस्सा है। ये सारी चीजें जो हुई है इस देश में और उनको लिखा गया है। संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है, सीधे हम आपको वहां पर लेकर चल रहे हैं क्योंकि ठीक 11 बज चुका है और 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। आइटम नंबर 1, महासचिव आंध्र प्रदेश श्री मद्दिला गुरुमूर्ति। మధ్యల గురుమూర్తి అను నేను లోకసభ సభ్యుడిగా ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన భక్తి విశ్వాసములు కలిగిననియు భారతదేశపు సర్వసత్తాక అధికారమును అఖండతను సమర్థించదనియు నేను స్వీకరించబో కర్తవ్యమును శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహించదనియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను। कर्नाटका श्रीमती मंगल सुरेश अंगाड़ी।
ಮಂಗಲ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಳಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ ಚುನಾಯಿತಳಾದವಳಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. केरला श्री MP अब्दुल समाद समदानी। I, MP Abdul Samad Samadani, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. तमिलनाडु श्री विजय कुमार एलियस विजय वसंत। கன்னியாகுமரி தொகுதி மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஹரிகிருஷ்ண பெருமாள் நாடார் வசந்தகுமாரின் மகனாகிய விஜயகுமார் என்கின்ற விஜயவசந்த் என்னும் நான் சட்டப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசமைப்பில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் इंडिया नाटिन जो अभी कार्रवाई आप देख रहे हैं इसमें तमाम जो नए सांसद इलेक्ट होकर आए हैं और लोकसभा पहुंचे हैं उनको फिलहाल शपथ दिलाई जा रही है। अभी आगे भी तस्वीरें जो आती रहेंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन डिबेट पर एक बार हम फिर से वापस लौट रहे हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से, देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ दिलीप जी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, महामेधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता है। मनोज की बातों को, महामेधा मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हेलो महामेधा मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? ठीक है। मनोज और अभी देवेंद्र दोनों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं, और गंभीर सवाल कुछ इस तरह है कि किसान का एक इतना बड़ा मुद्दा, एक इतना बड़ा सेक्टर, देश की एक बड़ी आबादी, बहुसंख्यक भी हम मान सकते हैं किसानों को, जो देश के अंदर हैं, लेकिन किसानों की आवाज सरकार नहीं सुन रही। सरकार बातचीत करने के लिए अगर कहती है तो किसान बातचीत नहीं करना चाहते। वो मामला अटका हुआ कहां पर है? क्या सरकार को किसानों की चिंता नहीं, या फिर बात नहीं बन पा रही है? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार ने समय समय पर अपने दरवाजे और दिल दोनों खोले हैं किसानों के लिए, और हमेशा एक डायलॉग के लिए इनिशिएशन किया है, पर उसके बावजूद किसानों ने अलग अलग शर्त रखते हुए उस डायलॉग को नकारा है, और वहां पर इस डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। आपने खुद ही अपने प्रश्न के अंदर मेरे सवाल का जवाब दे दिया, जहां कहा कि बात क्यों नहीं बन पा रही है, बिकॉज
किसान जो है वो बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। और जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने भी अभी कहा कि किसान जो है अभी तक भी उनकी बात क्यों नहीं करना चाह रहे? सवाल तो यहाँ पर भी आता है ना, क्या विश्वास की कमी है सरकार पर? किसानों को विश्वास नहीं है, अब तक बात नहीं बन पाई इसलिए नहीं करना चाहते, कोई तो पॉइंट होगा। सर मैं आपको बताती हूँ कि आज की डेट के अंदर पूरे किसान आता मनोज आपके पास जितना ज्यादा करप्ट कर दिया गया है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, आपको बताइए। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अलग अलग ठेकेदारों ने इस पूरे किसान आंदोलन को ओवरटेक कर दिया है, उस वजह से वो डायलॉग इनिशिएशन प्रोसेस को इंटरप्ट कर रहे हैं, उसको हैम्पर कर रहे हैं। मामिदा मैं बहुत माफी के साथ रोकूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में संबोधन कर रहे हैं, आपको सीधे सुना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता, हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको अच्छी परंपरा। निधन संबंधी उल्लेख, आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। वो भी चलिए बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख, माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री
स्कारिया थॉमस 6ठी और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त, अधिनिस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह ने इकोलॉजी और पर्यावरण मंत्री में भी कार्य किया। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा में 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे। श्री दिग्विजय सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 2021 को वांकानेर में हुआ। श्री अजमीरा चंदूलाल 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चंदूलाल मानव संसाधन विकास संबंधी समिति और श्रम कल्याण संबंधी समिति तथा एमपी लेड संबंधी समिति के सदस्य थे। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री अजमीरा चंदूलाल का निधन 66 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्री बची सिंह रावत 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत ने रक्षा राज्य मंत्री तथा साइंस और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री रावत इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री बच्ची सिंह रावत का निधन 71 वर्ष की आयु में 18 अप्रैल 2021 को ऋषिकेश में हुआ। श्री जगदीश सिंह राणा 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री राणा प्राक्कलन समिति तथा वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पहले वे 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जगदीश सिंह राणा का निधन 66 वर्ष की आयु में 19 अप्रैल 2021 को सहारनपुर में हुआ। श्री श्याम बिहारी मिश्र 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मिश्र खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 1998 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री श्याम बिहारी मिश्र का निधन 82 वर्ष के आयु 2021 को कानपुर में हुआ। श्री सुरेश पासवान के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चेल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पहले
उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुरेश पासी का निधन 64 वर्ष की आयु में 20 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद में हुआ। प्रोफेसर दुखा भगत 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री भगत संचार समिति के सदस्य थे। श्री दुखा भगत का निधन 67 वर्ष की आयु में 23 अप्रैल 2021 को रांची में हुआ। श्री सुग्रीव सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, के फूलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री सुग्रीव सिंह का निधन 57 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 2021 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री रामेश्वर पाटीदार 6ठी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पाटीदार पेट्रोलियम और रसायन, वाणिज्य, अधीनस्थ विधान और प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। श्री रामेश्वर पाटीदार का निधन 82 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश के धार में हुआ। श्री एम सत्यनारायण राव 5वीं, 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने तेलंगाना के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे आवास समिति के सदस्य रहे। श्री राव का निधन 87 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्रीमती करुणा शुक्ला 14वीं लोकसभा की सदस्य थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती शुक्ला कोयला और इस्पात समिति तथा महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की सदस्य रही। श्रीमती करुणा शुक्ला का निधन 70 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को रायपुर में हुआ। श्री S.B. सिद्धनाल 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्य थे। उनका निधन 85 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को बेलगावी में हुआ। श्री एकनाथ एम गायकवाड़ 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई दक्षिण मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गायकवाड़ विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पहले वे 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री गायकवाड़ का निधन 81 वर्ष की आयु में 28 अप्रैल 2021 को मुंबई में हुआ। श्री कमला प्रसाद रावत 8वीं और 14वीं लोकसभा से सदस्य, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत जल संसाधन और श्रम संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। श्री रावत का निधन 66 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल 2021 को बाराबंकी में हुआ। श्री लक्ष्मण गिलवा 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गिलवा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य। इसके पहले बिहार और झारखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री लक्ष्मण गिलवा का निधन 56 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल 2021 को जमशेदपुर में हुआ। डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य रहे। इससे पहले डॉक्टर शाहबुद्दीन बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन का निधन 53 वर्ष की आयु में 1 मई 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री रामचरित निषाद 16वीं लोकसभा के। तो ये अभी संसद का सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा की कार्रवाई आप लगातार देख रहे थे और इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।